हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम में। मैं प्रशांत तिवारी। मैं अपने बारे में बताऊं तो आई लव रीडिंग एंड शेयरिंग नॉलेज विद अदर्स। फॉर यूपीएससी इट्स प्लेजर फॉर मी टू लर्न थिंग्स इन न्यू वे। इसके अलावा मैंने आईबीपीएस और सीजीएल के एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं और यूपीपीसीएस से संबंधित प्री और मेंस के जो कि इसमें दिया है, मैंने मेंस क्वालिफाई किया है। ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि इतिहास विषय से संबंधित हैं, इकॉनमी से संबंधित हैं, पॉलिटी से संबंधित हैं और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से भी संबंधित हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी जो कि मैं पढ़ाता हूँ, इसके अलावा बायोलॉजी और साइंस से रिलेटेड जो अदर भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब विषयों के भी संबंधित जो कि सिलेबस है और संभावित प्रश्न उत्तर हैं वो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन सभी कोर्सेज़ का लाभ लेने के लिए आपको हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ऐप को अपने मोबाइल पे स्टोर करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा और हमारे साल भर की जो फ़ीस है, जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो 7,000 रुपये है। लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड जो कि प्रशांत1 है, अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद आपको 6,300 रुपये ही देना पड़ेगा। 24 महीने के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% डिस्काउंट करने के बाद आपको 8,190 रुपये ही देना पड़ेगा। तो चलते हैं, आज कुछ नया पढ़ते हैं। पिछले 2 लेक्चरों में हमने आपको बताया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और एक तारे का जीवन बताया था और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी बता दिया था। अब पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद पृथ्वी की जो आरंभिक दशा थी वहाँ से लेकर आज तक, मतलब कि जो पृथ्वी का जो काल अभी चल रहा है वहाँ तक की हम यात्रा करेंगे। तो इस यात्रा को जो सब्जेक्ट में कहा जाता है, इसको जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कहा जाता है। हिंदी में इसको पृथ्वी का भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। मित्रों, प्री और मेंस में, ज़्यादातर प्री में ही आप पाएंगे बहुत से ऐसे प्री में क्वेश्चन आते हैं जिसमें चट्टानों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्वतों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा जाता है ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, या इनका जीवन काल पूछा जाता है कि ये कब पाई जाती थी, या पूछा जाता है कि इनकी रचना कब हुई। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आपको इस तरह से पढ़ना पड़े, इस तरह से आप पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा और आप बिल्कुल तर्क वितर्क के साथ जब इस लेक्चर को पूरा पढ़ेंगे तो आप अपने प्रश्नों को उत्तर देने में स्वयं ही सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। इसके पहले लेक्चर के जो 2 लेक्चर मेरे आ चुके हैं उसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति तक बता दिया था। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 6.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। उस समय पृथ्वी बिल्कुल गैसियस स्टेज में थी, मतलब जब सूर्य का जन्म हुआ उसी समय पृथ्वी का भी जन्म हुआ था और पृथ्वी भी बिल्कुल गैसियस स्टेट में थी। विभिन्न गैसेस थी, सल्फर डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो था वो जलवाष्प थी। ध्यान रहे, पानी नहीं था, पृथ्वी के आवरण में बहुत ही अधिक मात्रा में जलवाष्प था। इसके अलावा अदर मटेरियल जैसे कि लोहा था, निकिल था, एल्युमिनियम था, सिलिका था और जितने भी मटेरियल आप देखते हैं, चाहे वो लोहा हो गया, एल्युमिनियम,
क्या ऑक्साइड, जैसे कि बॉक्साइड मिलता है, टंगस्टन हो गया, टिन हो गया, कोयला, सॉरी कोयला उस समय नहीं था, सॉरी मैं गलती बोल दिया। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी उस समय लिक्विड स्टेट में थी, मतलब अगर लोहा भी था तो वो बिल्कुल मॉल्टन स्टेज में था, और जो गैसेस थी वो गैसेस स्टेज में थी, जैसे कि जो जलवाष्प था जिसको आप द्रव के रूप में आप देखते हैं वो गैसेस स्टेज में था, और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अधिक मात्रा में था। लेकिन अगर आप कहें ऑक्सीजन था उस समय, तो ऐसा नहीं था। जिस समय पृथ्वी बनी थी उस समय ऑक्सीजन नहीं था। ये मोटी मोटी बातें थी जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पृथ्वी जब 6.5 अरब वर्ष पूर्व आई, जब उसका जीवन काल प्रारंभ हुआ, तब उसकी स्थिति कैसे थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, तो हुआ क्या, जो उसका जलवाष्प था उसमें संघनन प्रारंभ हुआ। आपको पता है जब संघनन प्रारंभ होता है तो वर्षा होती है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई उसमें संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और पृथ्वी ठंडी होना शुरू हो गई, बारिश होना शुरू हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो था वह घुल के, मतलब उस वर्षा के जल में घुल के जो पृथ्वी के गड्ढे थे, पृथ्वी में जो गड्ढे थे उधर की ओर जाना शुरू हो गया, जिनको कि आज आप सागरों के रूप में देखते हैं। इन गड्ढों में वो पानी जाना शुरू हो गया। ध्यान रहे कि इस समय ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था, या तो जलवाष्प था या तो पानी था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड था। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण प्रथम जीव जो है, प्रथम पादप जीव सागरों में उनका जन्म होता है, जिनको आप प्लवक के रूप में जानते हैं, हरी नीले शैवालों के रूप में आप जानते हैं। इनका प्रथम विकास सागरों के रूप में सागरों में होता है। क्योंकि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से पादपों का बहुत ही ज़्यादा विकास होना शुरू होता है। जब पादपों का विकास होना शुरू होता है, इस प्रक्रिया में जब वो प्रकाश का संश्लेषण करना शुरू करते हैं, तब जाके ऑक्सीजन जब वो छोड़ना शुरू करते हैं पादप, तब वायुमंडल में जो गैसीय संगठन था उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू होती है, तब जो आप जीव देखते हैं, चाहे वो उभयचर हों, चाहे वो सरीसृप हों, सरीसृपों के बाद आप जो आर्थ्रोपोडा समूह के जीव जंतु हैं वो आना शुरू होते हैं। तो ये तो जीव जंतु का एक इतिहास था। इसके अलावा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ में पर्वतों की भी बात हम करेंगे। किस प्रकार से शुरुआती किन किन पर्वतों का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद किन पर्वतों का निर्माण हुआ, इन पर्वतों की क्या विशेषताएं थी, उसके बाद क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि हिमालय पर्वत की रचना हुई, अरावली की रचना की, अरावली जो पर्वत है उसकी रचना कब हुई, धारवाड़ चट्टानें क्या हैं, कुड़प्पा कर्म की चट्टानें क्या है, विंध्यन चट्टानें क्या हैं, इनमें क्या क्या अंतर है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो हमारी पहली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया है, इनमें से कुछ बातें दी हुई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। पृथ्वी का जो पूरा जीवन काल है, जिसको जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कहते हैं, उसको इन 6 भागों में आप बांट सकते हैं। 6 बिलियन 4 अरब वर्ष पूर्व पहले की पृथ्वी, उसके बाद 2.5 अरब साल से 2.5 अरब साल से पहले की पृथ्वी, जिसको कि प्रोटेरोजोइक बोलते हैं, फिर 59 करोड़ वर्ष पूर्व की पृथ्वी, उसको पैलियोजोइक बोलते हैं, फिर 24.8 करोड़ से पहले की पृथ्वी, इसको मेसोजोइक बोलते हैं। ये ध्यान रखिए कि इसमें जैसे कि मेसोजोइक है तो इसमें 59 करोड़ से 24.8 करोड़, सेनोजोइक है तो 24.8 करोड़ से 6.5 करोड़, नियोजोइक है
तो 20 लाख से जो अभी चल रहा है, 20 लाख के बाद आर्कियोजोइक है तो 4 अरब से पहले। जो 4 अरब से पहले हमने आपको बताया पृथ्वी कैसे गैसेस स्टेज में थी, जो इसका जो जलवाष्प बहुत ज़्यादा था, जो इसके मटेरियल थे वो लिक्विड स्टेट में थे। तो कहने का मतलब है पृथ्वी जो थी उस समय लिक्विड या तो गैसेस स्टेज में मौजूद थी। अब आते हैं जो सबसे पहले जो हमारे 2 इरा हैं, आर्कियोजोइक और प्रोटोरोजोइक के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यही वो स्थिति थी जिसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ। और यह काल सबसे ज़्यादा लंबा काल था। इससे ज़्यादा लंबा काल और कोई नहीं था। अगर प्री में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लंबा काल कौन सा था, तो वो आर्कियोजोइक और प्रोटोरोजोइक ही था, जिसका जीवन काल सबसे ज़्यादा लंबा था। इसको प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है। क्यों प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इसके बाद का काल है पैलियोजोइक, जो 59 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू होता है। पैलियोजोइक जो तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है, जो कि 59 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू होता है, इसका जो पहला चरण है उसको कैम्ब्रियन बोलते हैं। एक्चुअली जितने ये इरा हैं इनको अलग अलग काल में बांटा गया है। तो पैलियोजोइक के अंतर्गत आप देखेंगे, आप देख रहे होंगे पैलियोजोइक, इसको कई काल में बांटा गया है, जैसे कि कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन, सेलुविरियन, इस तरह से कई काल में बांटा गया है। तो पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर जो पहला है कैम्ब्रियन पीरियड, यहाँ से हमको जीवों की प्राप्ति होती है। मतलब जो पृथ्वी का मेन इतिहास है, जो मेन चैप्टर है, यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से जीवों का विकास शुरू हो जाता है। हमने बताया था अभी आपको, यहाँ से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया था, जीवों का विकास शुरू हो गया था। इस वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। इस वजह से कैम्ब्रियन पीरियड से जो पहले के काल थे उनका इतना महत्व नहीं था। इस वजह से जब हम गणना करते हैं तो ये जो 2 पीरियड हैं आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक, इसको प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। तो आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक को सम्मिलित रूप में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है। ये सबसे अधिक लंबे महाकल्प रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था। इस महाकल्प में जलवाष्प के संघनन से अधिक मात्रा में बारिश हुई, जिसके कारण महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी गैसियस रूप से बदलकर ठोस, मतलब पृथ्वी का जो बाहरी आवरण था वो जो पिघला हुआ रूप था, वो जब ठंडा हुआ तो वो ठोस रूप में आया। और जब वो ठोस रूप में आया तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि गैसियस स्टेज में जब पृथ्वी होती है या जब लिक्विड स्टेज में होती है तो उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठोस रूप जो चीज़ होती है उसमें गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। जब पृथ्वी ठोस रूप में आती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, और पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी अपने वायुमंडल का निर्माण करती है। और हमने आपको इसमें यह भी बताया था कि किस प्रकार से जब वर्षा होती है, ये वर्षा कई करोड़ों साल तक लगातार वर्षा, मतलब वर्षा होती रहती है, जलवाष्प बनता रहता है, वर्षा होती रहती है। लेकिन इस काल में अभी किसी भी प्रकार के जीव का निर्माण नहीं होता है। जीव का निर्माण सागरों में आगे होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस समय की जो पिघली चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म होगा या नहीं होगा, तो आपका उत्तर बिल्कुल लाजमी है। अगर आपसे पूछ ले कोई इस समय की चट्टानों में जीवाश्म होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा जीवाश्म। क्यों? तो इसका उत्तर बिल्कुल लाजमी है कि इस समय जीवों का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन नहीं आया है। हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्री कैम्ब्रियन इरा है उस काल में ऑक्सीजन का निर्माण शुरू होगा, ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो पादप प्लवक हैं उनकी जनसंख्या में जब वृद्धि शुरू हो जाएगी तब वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और तब जीवों में वृद्धि होगी। और तब जब जीवों में वृद्धि होगी उसके बाद की जो चट्टानें आएंगी
उसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। तो इस समय के जो चट्टानें हैं, मतलब आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक महाकल्प की जो चट्टानें हैं, उसमें आप जीवाश्म नहीं पाएंगे। तो इस समय की जो चट्टानें हैं उसमें ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता रहती है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा चलिए मान लीजिए, फिर इसमें इस समय की जो चट्टानें हैं उसमें क्या है, लोहा और सोना की प्रधानता है। ठीक है, अभी कोई जीव आया नहीं है। जब जीव प्री कैम्ब्रियन काल में शुरू होगा, ऑक्सीजन आना शुरू होगा, तब जीवाश्म की प्राप्ति होगी। ठीक है, इस समय की जो चट्टानें हैं बिल्कुल गर्म हैं, अग्नि के समान निकली हुई हैं। इस वजह से इस समय की चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। लेकिन जब यह इरा खत्म हो रहा होता है और अगला वाला इरा जो इसके बाद का महाकल्प है शुरू होने वाला रहता है, उसी समय आप पाएंगे कि उस संक्रमण काल के दौरान में ऑक्सीजन में वृद्धि होगी और पादप जगत का विकास शुरू होगा। और इस समय की जो आग्नेय चट्टानें हैं उस पे अगर बारिश होगी और बारिश के बाद, जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा पिघला हुआ है, उस पे बारिश होती है और बारिश उस चट्टान की जो हल्के तत्व हैं उनको बहा कर ले जाएगी। और जैसे कि मैं आपको चित्र से समझाऊं अगर एक बार, जैसे मान लीजिए यहां पे चट्टान है बिल्कुल पिघला हुआ, ठीक है, और ऐसे बारिश होना शुरू होती है, बारिश होना ऐसे शुरू होती है। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो चट्टान है अब बारिश अपने साथ बहा के ले जाएगी, लेकिन इस चट्टान के यहाँ पे कुछ हल्के तत्व होंगे, फिर इसके आगे जो होगा उससे हल्के तत्व होंगे, इसके आगे उससे ज़्यादा हल्के तत्व होंगे। मतलब कि बारिश अपने साथ जितना ज़्यादा हल्का तत्व होगा उसको सबसे ज़्यादा दूर बहा के ले जाएगी, उससे जो ज़्यादा भारी होगा वो उससे कम होगा, दूर तक जाएगा, और उससे जो भारी होगा वो उससे कम दूर तक जाएगा। तो लोहा तो यहीं रहेगा, लेकिन जो हल्के तत्व रहेंगे वो इससे दूर छिटकते चले जाएंगे। तो इसी वजह से आप कहीं भी अगर आप लोहा पाएंगे तो उसके बिल्कुल बगल में आप थोड़ी ही दूर पे एल्युमिनियम पा जाएंगे या अन्य जो भी धात्विक तत्व हैं वो आप पाएंगे, अधात्विक तक तो नहीं पाएंगे। जैसे अगर लोहा है यहाँ पे तो आप इसके बगल में ही जैसे कि निकिल पा जाएंगे, बॉक्साइट पा जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए सोना है यहाँ पे, तो सोना के जैसे सोना है यहाँ पे कहीं पे, तो बारिश होती है तो अपने साथ जब ये सोना, इसके साथ जो जुड़े हल्के तत्व रहेंगे वो अलग होंगे और दूर इससे छिटक के जाएंगे। तो जो छिटक के बाहर जाते हैं इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो इस प्रकार से जब पहली बार बारिश होगी तो उससे जो चट्टान बनती है उसको प्रथम अवसादी चट्टान बोलते हैं। जैसे इसको एक दूसरे चित्र में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे ये चट्टान है, अब बारिश होती है और जो पहली चट्टान इससे इससे बनती है, ये जो चट्टान बनी पहली बार बनी है तो इसको प्रथम अवसादी चट्टान बोल दिए। अब इस चट्टान के ऊपर मान लीजिए बारिश होती है और बारिश के कारण इस चट्टान के तत्व, हल्के जो तत्व थे वो निकल कर यहाँ इकट्ठा हो गए। तो अब जो ये चट्टान बनती है इसको बोलते हैं द्वितीय अवसादी चट्टान। तो ये प्रथम अवसादी चट्टान हो गई और ये द्वितीय अवसादी चट्टान हो गई। अब मान लीजिए इससे अगर छिटक के तीसरी बनती है तो इसको तृतीय अवसादी चट्टान बोल दिया जाता है। कहने का मतलब यही है बस। तो अब लौटते अपने लेक्चर की तरफ। तो जो आग्नेय चट्टान थी जिसमें लोहा हुआ था,
लोहा बहुत ज़्यादा था, सोना बहुत ज़्यादा था, धात्विक चट्टानें बहुत ज़्यादा थी। जब बारिश हुई तो उसके अपरदन से प्रथम अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, जिन्हें भारत में धारवाड़ चट्टानें कहते हैं। अगर आप एक बार हम धारवाड़ चट्टान को मैप में देख लेते हैं, फिर धारवाड़ चट्टान की तरफ हम लौटते हैं। जैसे जैसे ये इस चित्र में आप देखेंगे, ये जो ब्राउन कलर में दिखाया गया है, जिसमें आप अरावली का क्षेत्र देखेंगे, जैसे कि यहाँ वाले क्षेत्र में आप देखेंगे। इसके अलावा यहाँ वाला जो ये छत्तीसगढ़ का पूरा क्षेत्र है, यहाँ लोहा पाया जाता है। उड़ीसा का केंदुजार जो क्षेत्र है, यहाँ पे लोहा पाया जाता है। झारखंड का जो ये क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल, यहाँ लोहा पाया जाता है। और यहाँ पे आप कर्नाटक के क्षेत्र आ जाएंगे, यहाँ बेल्लारी का जो क्षेत्र है, यहाँ पे लोहा पाया जाता है। और यहाँ पे भी देखेंगे आप लोहा पाया जाता है। तो इस तरह से जो चट्टानें हैं यहाँ अरावली के क्षेत्र में भी, तो यहाँ की ये जो चट्टानें, इनको धारवाड़ कहते हैं। धारवाड़ एक जगह है कर्नाटक में, क्योंकि ये चट्टानें प्रमुख तौर पे धारवाड़ चट्टानों की खोज सबसे पहले कर्नाटक में हुई थी, तो इसी के नाम पे इसको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कह दिया जाता है। और देखिए, ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं प्रथम अवसादी चट्टान है, मतलब कि कोई चट्टान हुई होगी, उस पर बारिश हुई होगी और उसके अपरदन से इस प्रथम अवसादी चट्टान का जो निर्माण हुआ है, इसमें धात्विक तत्व बहुत ज़्यादा होगा, लोहा बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जो सिक्रेशन होगा, अगर यहाँ पे माइनिंग होगी तो होगा क्या, यहाँ माइनिंग अगर की जाती है यहाँ पे, तो मतलब अयस्क जब निकाला जाएगा तो उसको शुद्धिकरण करने में सरकार को बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, तो सरकार को बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगाना पड़ेगा, तो लोहा जो है सस्ते में उगाही, मतलब सरकार खानों से निकाल सकेगी। ठीक है, तो जिन्हें भारत में धारवाड़ चट्टानें कहते हैं। अगर अब आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, तो आप सीधा सीधा कह देंगे धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था अभी ऑक्सीजन नहीं आया है और जीवों का विकास नहीं हुआ है, और जीवों का विकास नहीं होगा तो जीवाश्म कहाँ से आएंगे, तो इसलिए धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। धारवाड़ चट्टानों में धात्विक चट्टानें पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी? बिल्कुल पाई जाएंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप बता देंगे राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस तरह से आप जहाँ जहाँ पाई जाती हैं सब बता देंगे। ठीक है, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, फिर इस प्रथम अवसादी चट्टान के अपरदन से द्वितीय अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। अभी हमने आपको चित्र में बताया था, जिसको भारत में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। जो कुड़प्पा एक स्थान है जो कि आंध्र प्रदेश में है। देखिए, इस आप मैप में देखेंगे तो आपको ब्लैक कलर में यहाँ पे देखिए कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को इससे दिखाया गया है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं ये। ठीक है, मतलब अब देखिए, और इसी के बगल में आप देखें, आपको मैंने धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी दिखाया था। मतलब जहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, उसी के अपरदन से द्वितीय जो अवसादी चट्टानें हैं, जिनको कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे अरावली और यहीं पे द्वितीय अवसादी चट्टान, यहीं पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यहीं पे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें इसी के बगल में। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब कभी भी पूछा जाएगा आपसे तो आप बता ले जाएंगे। अब कुड़प्पा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा नाम की एक जगह है, वहीं पे सबसे पहले इन चट्टानों की खोज हुई, तो उसी के नाम पे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कह दिया गया। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा नहीं,
नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? वही उत्तर, अभी ऑक्सीजन नहीं आया है और जीवों का विकास अभी नहीं हुआ है। तो जब जीवों का विकास नहीं होगा तो जीवाश्म नहीं आएंगे। ठीक है। अब देखिए, इस समय प्रथम वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे कि अरावली। इसी समय अरावली पर्वतों का निर्माण हुआ था। और पूर्वी घाट, यहाँ पे आप देखिए, इसी समय अरावली, पूर्वी घाट, ब्राज़ील उच्च भूमि, पूर्वी अफ्रीका की पहाड़ियाँ, ठीक है, यहीं पे निर्माण हुआ था। और देखिए, मैंने यहाँ पे यह भी जिक्र किया है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय पैंजिया का निर्माण नहीं हुआ था। पैंजिया का निर्माण परमियम काल में हुआ था। मैं आगे आपको बताऊंगा कि परमियन एक काल आया था, एक समय आया था जिसमें पैंजिया का निर्माण हुआ था। पैंजिया क्या है, एक बार मैं आपको चित्र में दिखा देना चाहता हूं। देखिए, ये है पैंजिया, ये है पैंजिया। पैंजिया पैंजिया का निर्माण परमियम काल में हुआ था। इसके पहले जितने भूखंड आपको ये परमियम काल में पैंजिया का निर्माण हुआ था, इसका मतलब ये है कि जो इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस समय जितने भूखंड थे अलग अलग थे, अलग अलग थे। इंडिया अलग था, अफ्रीका अलग था, यूरेशिया अलग थे। इस प्रकार से अलग अलग भागों में बटे हुए थे। तो इसी समय अरावली और ब्राज़ील उच्च भूमि, पूर्वी घाट, इन सब पर्वतों का निर्माण हुआ था। ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब जो हमारा अगला महाकल्प है, इसको पैलियोजोइक इरा बोलते हैं या कैम्ब्रियन पीरियड बोलते हैं। 59 करोड़ से 50.5 करोड़ का ये पीरियड है। कैम्ब्रियन पीरियड इसको बोला जाता है। 9 करोड़ साल का यह समय है। इस समय देखिए, मैंने इसमें लिखा भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ और ऑक्सीजन बढ़ा। और जब ऑक्सीजन बढ़ा तो जीवों का विकास हुआ और रीढ़ विहीन, सबसे पहले रीढ़ विहीन जीवों का विकास होना शुरू हुआ। फिर इसके बाद ऑर्डोविशियन पीरियड है। इस काल में द्वितीय पर्वत निर्माण घटना प्रारंभ हुई, जिसे विंध्य पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और यूरोप में इसी समय स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी, जो आप स्कैंडिनेवियन का मतलब आप समझ लिए, जो यूरोप है, स्वीडन है, फिनलैंड में, ये जो यहाँ के जो पर्वत बोला जाता है, इनको स्कैंडिनेवियन पर्वत बोला जाता है। जिस समय इन पर्वतों का निर्माण हुआ था, उसी समय विंध्य पर्वत श्रेणी का भी निर्माण हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए विंध्य पर्वत श्रेणी में जीवाश्मों की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, या इस समय की इस अवसादें विंध्य पर्वत श्रेणी, आपसे पूछा जाए कि अवसादी चट्टानें हैं कि नहीं हैं, तो हाँ, बिल्कुल ये अवसादी चट्टान ही है। और इस काल की चट्टानों की विशेषता आप पाएंगे, ये बलुआ पत्थर की बनी होती हैं। आप लाल किला देख लीजिए, आप दिल्ली का जामा मस्जिद देख लीजिए, चाहे आगरा का लाल किला देख लीजिए। इस समय के जो पर्वत हैं, इस समय के जो पत्थर हैं, मुलायम प्रकृति की पत्थर होते हैं। इसी वजह से इन पत्थरों में आप पाएंगे, इन पत्थरों में कारीगरी संभव हो पाती है। मतलब छीनी हथौड़ी से इनको काट काट पे इनके नक्काशी होती है और इनको भवन के निर्माण में यूज़ किया जाता है। आगरे से 55 किलोमीटर दूर एक जगह है धौलपुर। धौलपुर में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है और इसी लाल बलुआ पत्थर से शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था। और इसी लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली का जामा मस्जिद, जितने भी आप लाल पत्थर देखते हैं, सब इसी धौलपुर नामक एक जगह है राजस्थान में। और इसी धौलपुर की महारानी है विजया राजे सिंधिया, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनकी बुआ जी हैं ये। तो ये थोड़ा सा इतिहास था, इस हमारे सब्जेक्ट से हट के आपको याद रहे इसलिए बताया। तो विंध्य पर्वत श्रेणी जो है, इस समय की जो चट्टानें हैं
मुलायम प्रकृति की होती हैं, और जितने अवसादी चट्टानें होती हैं ये मुलायम प्रकृति की ही होती हैं। ठीक है, जैसे कि बलुआ पत्थर प्रकृति की होती हैं, इनमें छीनी हथौड़ी लेके इसमें कारीगरी संभव हो पाती है। तो इसी समय स्कैंडिनेवियन पर्वत, अमेरिका में न्यू इंग्लैंड आदि श्रेणी का निर्माण हुआ। अब सागरीय रीढ़ विहीन जंतुओं में रीढ़ आना पहली बार प्रारंभ हुआ और निम्न कोट की मछलियों का विकास इसी समय शुरू हुआ। सागरों में पहले प्लवक आए, ठीक है, फिर मतलब प्लवक आए तो मछलियों के लिए भोजन का विकास हो गया। ठीक है, मछलियों के लिए, जिसको प्लैंकटन आप बोलते हैं, प्लैंकटन आया सबसे पहले। तो सागर में जब भोजन आ गया तो छोटी छोटी मछलियों का विकास भी शुरू हो गया। अब क्या होगा, जब मछलियां आ जाएंगी तो मछलियों के भोजन पर्याप्त है तो मछलियां जनन करेंगी और मछलियों की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, जब मछलियों की संख्या में वृद्धि होगी तो देखिए क्या होगा। अभी क्या है कि स्थल पे अभी कुछ नहीं है, स्थल में पत्ती विहीन वनस्पतियां हैं, अभी कुछ नहीं है। तो अगर आप इस समय पूछा जाए आपसे कि कोयला पाया जाता है तो आपका जवाब होगा नहीं, इस समय कोयला नहीं पाया जाएगा। कोयला किससे बनता है? पेड़ों की लकड़ियों से बनता है। कब बनता है कोयला? कोयला तब बनता है जब पेड़ों की जो लकड़ियां हैं वो जमीन के नीचे दब जाएं, कई सालों तक दबी रहें और उनको एक निश्चित ताप और दाब मिल जाए, तो कई सालों तक दबे रहने के बाद यही जो लकड़ी है यही कोयला बन जाता है। तो अभी क्या है, जो सागरों से अलग जो महाद्वीप है वहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता है। वहाँ पे न जीव हैं न वनस्पतियाँ हैं, वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ सागर में ही जीवन है। छोटी छोटी मछलियाँ हैं और पादप, प्लवक और प्लैंकटन है। ठीक है, अब मछलियों की संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि उनके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में सागर में मौजूद है। स्थल खंड में पत्ती विहीन वनस्पतियों का विकास। ठीक है, बाद में स्थल खंड में भी जब ऑक्सीजन आ जाता है और इस तरह की वायुमंडल में तापमान में थोड़ी सी कमी होती है, तब होता क्या है, स्थल खंड में पत्ती विहीन वनस्पतियों का विकास होता है और रीढ़ वाले जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। जो सागर में रीढ़ वाले जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, इसीलिए इसको एज ऑफ वर्टिब्रेट भी कहा जाता है। अब इसके बाद डेवोनियन आता है। अब इसमें क्या होता है, डेवोनियन काल में मछलियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है, इसीलिए इसको मत्स्य युग कहा जाता है। अब मत्स्य युग में मछलियों की संख्या इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है कि भोजन की कमी हो जाती है और मछलियों की कुछ प्रजातियां जो होती हैं वो सागर को छोड़कर महाद्वीपों पे आना शुरू हो जाती हैं। और जब ये आना शुरू हो जाती हैं तो इसी समय उभयचर जो जीव थे उनका विकास होना शुरू हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए उभयचर जीवों का विकास कब होता है, तो ये डेवोनियन काल में हुआ था। ठीक है, तो स्थल भाग में हरी पत्तियां उस समय आ गई थी। स्थल भाग में भी हरी पत्तियां उसमें आ गई थी। जब मछलियों के कुछ प्रजातियां स्थल भाग में गई तो उनके लिए भी भोजन के लिए कुछ चाहिए। इसके पहले के जो काल था उस समय पेड़ तो मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, लेकिन उसमें हरी पत्तियां नहीं थी। तो हरी पत्तियां जब आई तो भोजन उपलब्ध हुआ। भोजन उपलब्ध होने से कुछ उभय जो जीव थे सागर से निकलकर महाद्वीपों पे आए और उनको भोजन की प्राप्ति हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तथा इस काल में बड़ी मछलियों के छोटी मछलियों के खाने से सागर में भी भोजन की कमी होने लगी। सागर में भोजन की कमी हो रही थी, इसी वजह से उभयचरों का विकास हो रहा था। मोटा मोटा ये चीज़ है। फिर इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका काल था 36 करोड़ से 28 करोड़ साल तक। देखिए इस काल में होता क्या है कि पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। होता क्या है, पृथ्वी समय समय पे पृथ्वी का जो तापमान है समय समय पे कम होता रहता है और ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि इस समय क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान ज़्यादा हो रहा है। एक तो पृथ्वी का तापमान स्वतः भी ज़्यादा हो रहा है और कुछ पृथ्वी का तापमान ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस काल में हिमयुग के कारण हिमयुग प्रारंभ हुआ था और पृथ्वी का तापमान कुछ कम हुआ। और जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ तो यह महाद्वीप में जो रहने वाले लोग थे उनके लिए बहुत अच्छा समय था। और आप देखेंगे
महाद्वीपों पे जीवों का विकास और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उभयचरों का विस्तार बढ़ जाएगा और सरीसृप जो थे उनकी उत्पत्ति बढ़ जाएगी। और इसी काल में आप पाएंगे कि कुछ हलचल होती है, हलचल के कारण भ्रंशों में बड़े बड़े वृक्षों के दब जाने से कोयले का निर्माण होता है। कोयले का निर्माण हमने आपको बताया था कि भ्रंश जो होते हैं फॉल्ट, मैं आपको आगे बताऊंगा फॉल्ट कब बनते हैं। फॉल्ट देखिए मैं आपको बता ही देता हूं कैसे बनते हैं इसी लेक्चर में। देखिए जैसे मान लीजिए एक चट्टान यह है और मान लीजिए कि 1 मिनट रुक जाइए। मान लीजिए ये पूरी चट्टान है। मान ली इसमें बीच में दरार आ जाए किसी वजह से, मान ली नीचे से ताकत लगी और इसमें दरार आ जाए तो ये चट्टान ऐसे 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। अब जो ये जगह बन गई इसी को फॉल्ट बोला जाता है। ये थोड़ी सी जानकारी अभी यहाँ के लिए, बाकी आगे जब फॉल्ट पढ़ाएंगे तब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो कार्बोनिफेरस काल में भ्रंश बन जाने के कारण, वृक्षों के नीचे मतलब जमीन में दब जाने के कारण कोयले का निर्माण हुआ। अब देखिए आपसे पूछा जाए भारत के संदर्भ में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है तो आप बता देंगे कार्बोनिफेरस काल में कि कोयले पाए जाते हैं। जैसे आप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि आप झारखंड में आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में रानीगंज में आप देख सकते हैं। तो इन जगह पे आप कोयला देखते हैं और कार्बोनिफेरस युग ही है। आप पूरे वर्ल्ड में कोयले का सबसे ज़्यादा जो निर्माण हुआ था इसी काल में हुआ था और सबसे अच्छे किस्म के जो कोयले हैं एंथ्रासाइट कोयले इसी काल में हुए थे। अब इंडिया में क्या है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जैसे कि आपको हम चित्र में दिखा दें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखिए ये जो पिंक में दिखाया गया है, झारखंड में चाहे आप उधर देख लीजिए, चाहे महानदी जिधर से जाती है, और आप चाहे इधर तमिलनाडु में देख लीजिए जहाँ पे नवेली, और इधर महाराष्ट्र का जो बालाघाट, महाराष्ट्र का जो उत्तर का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का दक्षिण का जो क्षेत्र है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए बालाघाट का जो क्षेत्र है यहाँ पे कोयला पाया जाता है। और जो ये दामोदर नदी बह रही है यहाँ पे पाया जाता है, महानदी का जो क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है, और इधर जो तेलंगाना का उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का जो कुडप्पा का क्षेत्र है यहाँ भी पाया जाता है, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी पाया जाता है। और इंडिया में अगर पूछा जाए तो सबसे अच्छा प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट, यहाँ ये जो प्रकार के कोयले हैं ये बिटुमिनस प्रकार के कोयले हैं। मतलब कि अगर ये कोयले ऐसे ही अगर दबे रहते और इन पर इसी प्रकार से दाब और ताप पड़ता रहता तो यही कोयले जो है बिटुमिनस प्रकार के कोयले हैं, यही एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले बन जाते। मतलब कोयले में कार्बन और ज़्यादा आ जाता, अच्छे किस्म के कोयले बन जाते। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि यहाँ पे एक क्षेत्र है जहाँ पे एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब कार्बोनिफेरस काल में कोयले का निर्माण हुआ, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब परमियन काल में, अब इस समय तृतीय पर्वत निर्माणकारी मतलब तीसरी बार पर्वतों का निर्माण हुआ, और यूराल पर्वत आप देखते हैं, अपलेशियन, ड्रेकनबर्ग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसी काल के जो पर्वत हैं, ठीक है। और इस काल में पैंजिया का निर्माण हुआ था। पैंजिया भी हमने आपको चित्र में दिखाया भी था और हमने आपको बताया भी था कि परमियम काल में पैंजिया का निर्माण होता है।
और जब पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है। अभी के लिए इतना बता दूं कि जब दो चट्टानें या दो महाद्वीप आपस में करीब आते हैं तो उनके बीच में जो अवसाद रहता है, वो अवसाद होता क्या है, दब जाने से जो बीच का अवसाद है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और इसी से पर्वतों का निर्माण होता है। अब मध्यजीवी महाकल्प की ओर बढ़ते हैं, जिसका काल था 24 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पुराना। इसको पैलियोजोइक, मतलब इसके पहले का जो पैलियोजोइक काल के अंत में 90% जीवों का विनाश हो गया था। क्यों हो गया था? वह इस वजह से हो गया था क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हुआ था, मतलब कि पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो पूरी तरह से ढक गया था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ नहीं पा रहा था, जिसके कारण न पौधे भोजन बना पा रहे थे और न ही पौधे जब भोजन बना नहीं पाए तो जीवों को भोजन मिल नहीं पाया, जिसके कारण 90% जीवों का विनाश हो गया। और अभी कुछ दिनों पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि कितने मास एक्सटिंक्शन अभी तक पृथ्वी में हो चुके हैं। तो शायद जहाँ तक मुझे याद है उसमें 6 मास एक्सटिंक्शन अभी तक हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला जो मास एक्सटिंक्शन था उसमें ये मेसोजोइक काल में, या बोल दें पैलियोजोइक काल के अंत तक, या बोल दें मेसोजोइक काल के प्रारंभिक महाकल्प तक, जो प्रारंभ शुरू हुआ था मेसोजोइक, तब तक 90% जीवों का विनाश हो चुका था। अब देखिए अभी तक क्या क्या हो चुका है। सागर में प्लैंकटन आ चुके हैं, मछलियां आ चुकी हैं, उभयचर आ चुके हैं, अब सरीसृप आना शुरू हो गए हैं। तो उभयचरों के बाद जो अगली पीढ़ी आई वो सरीसृपों की आई। हरी पत्तियां आ चुकी हैं, ठीक है। इतना सब कुछ हो चुका है, ये आपको दिमाग में ये क्रम में है, आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं। पहले प्लैंकटन, फिर मछलियाँ आई थी। हमने आपको बताया था कि मछलियाँ आई थी, फिर मछलियों की संख्या बढ़ गई थी, भोजन की कमी हो गई थी। भोजन की कमी होने से महासागरों से महाद्वीपों पर जीवों का विस्तार हुआ, तो वो उभयचर आए। अब उभयचर जब आए तो उसके बाद सरीसृपों का विकास शुरू हुआ। तो मेसोजोइक जो मध्य महाकल्प था इसको सरीसृपों का काल कहा जाता है। पैंजिया का विभाजन इसी काल में शुरू हुआ। जो पैंजिया बना था, हमने आपको चित्र बनाया दिखाया था, इस काल में विभाजन शुरू होता है और इस काल के अंत तक 75% जीवों का विनाश हो गया था, ठीक है। अब महाजीवी जो मध्य महाजीवी महाकल्प है, इसका जो पहला पीरियड है इसको ट्रियासिक पीरियड बोलते हैं। इससे रेंगने वाले जीवों का महाकाल कहा जाता है। सरीसृप वही होते हैं जैसे कि रेंगने वाले जीव होते हैं, और सरीसृपों में ही जो उड़ने वाले जीव होते हैं वो भी आते हैं। तो इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। गोंडवाना लैंड का विभाजन इसी काल में शुरू हुआ था। गोंडवाना लैंड का एक चित्र हम आपको दिखा दें। ये देखिए, ये है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में देखिए दक्षिण अमेरिका है, अब पूरा अफ्रीका है, इंडिया भी इसी का पार्ट है, और अंटार्कटिका भी पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है। और लॉरेशिया में पूरा अमेरिका आ जाता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप आ जाता है, चाइना आ जाता है, रशिया आ जाता है, ये सारे पार्ट आ जाते हैं। तो मध्य महाजीवी कल्प का जो सबसे पहला काल है, ट्रियासिक पीरियड इसको बोलते हैं, इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। गोंडवाना लैंड का विभाजन इसी काल में शुरू हुआ था। यह विभाजन जुरैसिक काल तक चलता रहा, जिससे ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीप, भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ। जुरासिक पीरियड आपने बहुत बार नाम सुना होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा। डायनासोर की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी, और पुष्प पादपों का आगमन इसी काल, जो आप पुष्प देखते हैं
हैं, मतलब फूल गुलाब ये सब देखते हैं, इसी काल में शुरू हुआ था। और जो सरीसृप रेंगने वाले थे, रेंगने वाले से ये उड़ने वाले पक्षी बन गए। और सबसे पहला जो प्रथम पक्षी था जिसको आर्कियोटेरिस बोला जाता है, जर्मनी में इसका एक अवशेष भी प्राप्त हुआ है। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे आर्कियोप्टेरिस तो आपको एक चित्र भी दिखाई देगा। तो उड़ने वाले पक्षियों का भी काल कहा जाता है। और डायनासोर की उत्पत्ति भी जुरासिक पीरियड में हुई थी। अब क्रिटेशियस पीरियड में आते हैं। अब क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था कि दरारी उद्भेदन से, मतलब पृथ्वी के दरारी उद्भेदन से, लावा के निकलने से, ज्वालामुखी विस्फोट होने से भारत में दक्कन का पठार बना था। और इसी समय जिस समय दक्कन के पठार का निर्माण हो रहा था, उसी समय दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया एक देश है, वहाँ पे कोलंबिया का पठार, और अर्जेंटीना में पराना का पठार का निर्माण हुआ था। और इसी के साथ, मतलब जब ये काल खत्म हो रहा था, क्रिटेशियस काल जब अपने अंतिम दौर में था, और इसी समय रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण भी शुरू हुआ था। रॉकी और एंडीज पर्वत की मैंने फोटो ली है, मैं आपको दिखा दूं एक बार। देखिए ये है एंडीज पर्वत, ये पूरा एंडीज पर्वत है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। यहाँ से शुरू होता है कोलंबिया से होते हुए पूरा पेरू, और पूरा चिली से होते हुए अर्जेंटीना, ये पूरा फैला हुआ है। और ये तो रहा एंडीज पर्वत जो साउथ अमेरिका में है। और रॉकी पर्वत भी मैं आपको दिखा दूं जो उत्तरी अमेरिका में है। ये देखिए रॉकी माउंटेन्स है जो पूरा अलास्का से शुरू होता है। अलास्का जो कि रशिया ने दिया था, यूएसए को। और यहाँ से अलास्का से शुरू होता हुआ रॉकी माउंटेन देखिए पूरा एकदम फैला हुआ है न्यू मैक्सिको तक। तो ये इसी समय इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो रॉकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण जब क्रिटेशियस काल का अंत हो रहा था, उसी समय इसका निर्माण शुरू हुआ था। अब सिनोजोइक इरा, जिसका निर्माण साढ़े छः करोड़ से 20 लाख वर्ष पूर्व तक जिसका काल माना जाता है, इस महाकल्प में स्तनपायी, जिसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, स्तनपायी, जिसमें कि आप देखते हैं गाय हो गई, मनुष्य हो गया, पशु पक्षी जितने आप पशुओं को आप देखते हैं, गाय हो गया, हाथी हो गए, ये सब जितने स्तनपायी हो गया, इसी महाकल्प में स्तनपायी जंतुओं का विकास इसी काल में हुआ था। इसी काल में चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी हलचल भी हुई थी, जिससे अल्पाइन ओरोजोनी बोलते हैं। अल्पाइन ओरोजोनी इसलिए बोलते हैं, अल्पाइन का पहले मैं आपको चित्र दिखा दें। ये देखिए यूरोप में फैला हुआ पूरा अल्पाइन रेंज है। आप देखेंगे पूरा यहाँ इटली का पूरा ये क्षेत्र है, इसी का पार्ट है। और पूरा ये फ्रांस से होते हुए ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी होते हुए पूरा ये देख रहे हैं, ये पूरा जो फैला है इसको अल्पाइन रेंज बोला जाता है। ये यूरोप का पूरा अल्पाइन रेंज है। तो जिसे अल्पाइन ओरोजोनी बोला जाता है। मतलब कि अल्पाइन ओरोजोनी का कहने का मतलब यह है कि जिस समय अल्पाइन पर्वत जो मैंने आपको चित्र में बनाया, इसी समय जिस समय इन पर्वतों का निर्माण हो रहा था, इसी समय पृथ्वी के अन्य भागों में भी पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इन समूहों को एक साथ नाम दे दिया गया अल्पाइन ओरोजोनी। अब सेनोजोइक जो इरा है, जिसका शुरुआत 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, इसका जो सबसे पहला कल्प है इसको पैलियोसीन बोला जाता है। ठीक है, इस कालखंड में रॉकी तथा एंडीज, आल्प्स जो हमने आपको बताया जैसे पर्वत श्रेणियों का उद्भव हुआ। अगर प्री में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है अल्पाइन जब पर्वतों का निर्माण हुआ उस समय किन किन पर्वतों का निर्माण शुरू हुआ था,
तो उस समय देखिए रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, ये सारे पर्वतों का निर्माण एक ही समय शुरू हुआ था। तो इनका काल एक ही समय के हैं, ये एक ही समय पैदा हुए थे, इस वजह से इनको अल्पाइन ओरोजोनी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और इस समय पैलियोसीन युग में स्तनपायी जैसे कि हाथी, घोड़े, सुअर आदि का उद्भव हुआ था। अब देखिए इयोसीन, इस काल में बृहद हिमालय का निर्माण शुरू हुआ और हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आए। ओलिगोसीन जो कि 3.8 करोड़ वर्ष से 2.45 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला था। इसको आल्प्स पर्वत का निर्माण भी इसी समय हुआ था। यूरोप का जो आल्प्स पर्वत है उसी की बात हो रही है। और बृहद हिमालय अपनी पूर्णता की ओर बढ़ा। पुच्छविहीन बंदर जो कि मानव का पूर्वज कहा जाता है, का आगमन इसी समय हुआ। ओलिगोसीन के बाद मायोसीन, मध्य और लघु हिमालय का निर्माण भी इसी समय हुआ। आल्प्स का विकास हो रहा था, मतलब रॉकी, एंडीज, आल्प्स, हिमालय, ये सब पर्वत एक ही समय बनना शुरू हुए थे। पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, जब हम आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बताएंगे उसी समय बता पाएंगे, वो लेक्चर अलग से लेना पड़ेगा। और इसके साथ ही पुच्छविहीन बंदर का स्थानांतरण अफ्रीका में कहाँ से, केनिया से एक जगह है, वहाँ से सबसे पहले प्रमाण पाए जाते हैं पुच्छविहीन स्थानांतरण के। पुच्छविहीन बंदर का स्थानांतरण अफ्रीका से एशिया और यूरोप महाद्वीप की ओर हुआ। एक बार हम आपको एक चित्र में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय को दिखाना चाहेंगे। इस चित्र में आप देखेंगे तो बड़े अच्छे से समझाया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे तिब्बत प्लेटू है, और तिब्बत प्लेटू ये है महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय जिसको बोला जाता है, ये है ग्रेटर हिमालय, और ये है तिब्बत प्लेटू। इन दोनों के बीच में है इंडो सांगपो सचर जोन। अब देखिए ये है लेसर हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी बोला जाता है। इन दोनों के बीच है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो पहले बृहद हिमालय का निर्माण हुआ इयोसीन में, फिर उसके बाद लेसर हिमालय का निर्माण हुआ। याद रखिए जब हिमालय का निर्माण हो रहा था इसी समय इसके थोड़ा सा पहले रॉकी और एंडीज पर्वतों का और ऑल्स पर्वतों का भी निर्माण हो रहा था। फिर देखिए मध्य हिमालय और हाइयर हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। मध्य हिमालय का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? मध्य हिमालय में जैसे कि जितने भी आप हिमाचल प्रदेश की जितनी पर्वत श्रेणी जैसे डलहौजी वलहौजी है, इसी को बोला जाता है, मध्य हिमालय के अंतर्गत ये आते हैं सब। उसके बाद ये जो शिवालिक है इसको आउटर हिमालय बोला जाता है, और मध्य हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट आप पाते हैं, और यहाँ से मैदानी भाग शुरू हो जाता है, और शिवालिक और मैदानिक जो इंडो गांगेटिक प्लेन है इनके बीच में हिमालय फ्रंट एंड फ्रंट बोलते हैं, HFF, ये पाया जाता है। तो ये चित्र में एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है इन फ्रंटल फ्रंट के बारे में, इसको आप याद कर लीजिए। तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय आपको बता दिया। मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट पाया जाता है, और मध्य हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है, और ग्रेट हिमालय और जो तिब्बत प्लेटू है उसके बीच में इंडो सांगपो सचर जोन पाया जाता है। अभी हाल ही में एक सचर जोन जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिला हुआ है, अभी ज़्यादा नहीं 4-5 दिन पहले की खबर है। वो कौन सा सचर जोन है जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में मिला है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब इसके बाद प्लियोसीन
जो कि 50 लाख से 20 लाख साल वर्ष पूर्व तक चला, जिसकी अवधि थी। इस समय क्या हुआ, इस समय महाद्वीपों और महासागरीय का जो वर्तमान रूप आपको इस समय दिखाई देता है वह अस्तित्व में आया। ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर और अरब सागर का निर्माण हुआ। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ जिन अवसादों को ले आई, अवसादों को जमा किया, जिसके कारण उत्तर के विशाल मैदानी भागों का निर्माण हुआ जो कि बहुत उपजाऊ हैं। अब आप पूछेंगे कैसे हुआ, जैसे आप देख लिए बिहार में बाढ़ आती है, और जब बाढ़ आती है तो नदियां अपने साथ अवसादों को ले आके जमा कर देती हैं और मैदानों का निर्माण होता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से भारत का जो भारत में उत्तरी का विशाल मैदान है उसका निर्माण हुआ। अब सबसे अंतिम में जो काल है जिसको नियोजोइक इरा बोलते हैं, वो 20 लाख वर्ष पूर्व से अब तक चला आ रहा है। इन 20 लाख वर्ष में 4 बार हिमयुग आ चुके हैं। कैसे सिद्ध होता है हिमयुग आ चुके हैं, वो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि हिमयुग के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। ठीक है अब उसको वैज्ञानिक लोग निकालते हैं, हिमयुग कैसे आया उसका प्रमाण देखते हैं। तो 20 लाख वर्षों में 4 बार हिमयुग आ चुके हैं। इन चारों हिमयुग के बीच में गर्म युग भी आए। ठीक है, इस हिमयुग के समय पृथ्वी का एक बड़ा भाग, जब हिमयुग आता है तो क्या होता है, बहुत बड़ा भाग बर्फ से ढक जाता है और जो सागर है वो सिकुड़ जाता है। जब इन 20 लाख वर्षों में हिमयुग आया था तो सागर का जो स्तर है वो लगभग 100 मीटर तक सिकुड़ गया था। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि सागर का जो स्तर है ऊपर की तरफ जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के समय। एक समय आया था जब पृथ्वी में हिमयुग चल रहा था, उस समय पृथ्वी पर जो सागर है वो 100 मीटर तक सिकुड़ गए थे। और जब पता है आपको, जब सागर सिकुड़ेंगे तब क्या होगा, महाद्वीपों का जो आकार है, महाद्वीपों का जो आकार है वो बढ़ेगा और मानव को रहने के लिए और ज़्यादा स्थान और खेती करने के लिए और ज़्यादा स्थान उपलब्ध होंगे। उथले सागर भूपटल में बदल के, उथले सागर का मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे कि उथले सागर का मतलब होता है, जैसे आप सागर वगैरह में जाइए तो आप जैसे कि पैर शुरू में जहाँ से सागर शुरू होता है, जहाँ तक आपको अपना पैर दिखाई देता है, या थोड़े जाइए आप घुटने तक जहाँ तक पैर रहता है, तो या कमर तक जहाँ तक पानी रहता है, उसको उथला सागर बोलते हैं। तो उथले सागर भूपटल में बदल गए। जैसे उत्तरी सागर, ग्रेट ब्रिटेन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन क्या था, पहले यूरोप की मुख्य भूमि से बर्फ से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब गर्म युग आया तो बर्फ पिघल गई और ब्रिटेन जो है यूरोप से अलग हो गया। और ये बहुत अच्छा रहा कि ब्रिटेन यूरोप से अलग हो गया, और बहुत फ़ायदा मिला ब्रिटेन को यूरोप से अलग हो जाने का। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जो निर्णायक भूमिका रही, एक उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन का बहुत बड़ा लाभ मिला यूरोप को। सबसे बड़ा लाभ तो यही रहा यूरोप को, यूरोप का कोई बॉर्डर नहीं था, किसी देश के साथ लगता था तो उसका कोई दुश्मन नहीं बना। जैसे फ्रांस का जर्मनी के साथ बॉर्डर मिलता था तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। तो बर्फ पिघल गई और ब्रिटेन का यूरोप के किसी के देश के साथ बॉर्डर नहीं लगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। हमने आपको पूरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ बताया। हमारी पूरी कोशिश रही कि आपको सब कुछ समझ में आए। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा प्रोमो कोड जो प्रशांत1 है उसको याद रखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और जो कमी रह गई हो उसको ज़रूर बताएं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।